पाटलिपुत्रा लोकसभा के फुलवारी शरीफ विधानसभा में हूँ। यहाँ 1 जून को मतदान होगा। हमारे साथ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बैठे हैं, उनसे सवाल करूँगा कि वो किस मुद्दे पर अपना मतदान देंगे। तो सर आप बताइए किस मुद्दे पर अपना वोट 1 जून को देंगे। जी मुद्दा तो जो है मेन मुद्दा तो विकास का होगा, बेरोज़गारी का होगा। रोज़गार जो देगा, रोज़गार की फ़िक्र हो, लोगों के हेल्थ की फ़िक्र हो, बच्चों की पढ़ाई की फ़िक्र हो, और सबसे बड़ी बात इस मुल्क में भाईचारे की फ़िक्र। जो फ़िज़ा को गंदा करने की राजनीति करते हैं उस वैसे लोगों से हम लोग परहेज़ करेंगे। जो भाईचारगी की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, रोज़गार की बात करेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, उस चीज़ हिसाब से हम लोग वोट देंगे। मुद्दा बेकारी, बेरोज़गारी, महंगाई, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए। धर्म तो निजी मामला है, वो आस्था का मामला है। धर्म राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। नहीं, धर्म तो राजनीतिक मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। इस मुल्क में तो सब धर्मनिरपेक्ष मुल्क है, सब लोग प्यार मोहब्बत से रहते आए हैं शुरू से। अब कुछ लोग इसको गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं और धर्म के आधार पर चाहते हैं कि वोट का बंटवारा हो और हम इसी आधार पर जीतने की कोशिश करें, जो कि बहुत गलत बात है। मेन चीज़ जो है वो विकास हो और रोज़गार का सुविधा हो। महंगाई इतनी बढ़ गई है, महंगाई पर का अंकुश हो। बस ये सब चीज़ होना चाहिए देश के लिए, सबके लिए। सबका साथ सबका विकास, वाकई सबका साथ सबका विकास हो, खाली डायलॉग बन के नहीं रहे कि सबका साथ सबका विकास हो। मुसलमान राजनीतिक के केंद्र में क्यों रहता है? यानी सारे मुद्दे मुसलमानों से ही जुड़े रहते हैं, ऐसा क्यों बना दिया गया है? वैसा ऐसी बात तो नहीं है। ऐसे तो जो परसेंटेज है राजनीतिक ये लोगों का, उसमें तो मुसलमान आज के डेट में बहुत पीछे हो चुका है। लेकिन इसी पर घूम फिर के राजनीति इसी पे घूम फिर के होती रहती है। हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, मुसलमान को ही सेंटर बना दिया जाता है। इससे वोट का ध्रुवीकरण होने के लिए ख़ास मकसद वोट का ध्रुवीकरण है कि हम धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट का ध्रुवीकरण कर लें और उसमें जीतने की कोशिश करें। उसी का प्रयास है, कोशिश है हम लोग। बिहार में मुसलमानों की आबादी 19% है और भारत में मुसलमानों की आबादी 16% है, लेकिन मुसलमानों का लोकसभा में पार्टिसिपेशन सिर्फ 4% है। यही हाल बिहार विधानसभा में भी है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? उसके लिए तो जिम्मेदार वैसी पार्टी के लोग हैं जिनका जो कि सेकुलर कह के हम लोग का वोट लेती है। वो वोट के टाइम में तो सेकुलर कह के वोट ले लेती है, लेकिन जो हिस्सेदारी देनी चाहिए वो हिस्सेदारी नहीं दे पाती। बीजेपी तो खुलेआम कोई सीट देती ही नहीं है उन्हें हमने। लेकिन बाकी जो सेकुलर लोग हैं उनको तो हमारे मत जो जनगणना हुआ है उसके आधार पर देना चाहिए। तो उसके ज़िम्मेदार तो वही सेकुलर पार्टियाँ। आबादी के हिसाब से 19% मुसलमानों की आबादी है। बिहार में 2 या 3 टिकट मिला, जबकि हमारे यादव भाई की आबादी 14% है, उनको 11 सीट मिला। ये भी गलत है? पूरा गलत है। हमको अपने आबादी के हिसाब से सीट मिलना चाहिए। जैसी आबादी वैसी भागीदारी होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मुसलमान कब्रिस्तान में जाना पसंद करेगा लेकिन भाजपा में नहीं जाएगा। तो ऐसा लोगों का कहना है कि ये नाम नेहाद जो सेकुलर पार्टी है ऐसी भूमिका इसलिए बनाती है ताकि मुसलमान का अपना कोई रहबर पैदा नहीं हो या मुसलमान ओवैसी की पार्टी को अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं समझे। क्या इसमें सदाकत है, सच्चाई है? देखिए, वो तो ये भी सही है कि सेकुलर पार्टियां बीजेपी का डर दिखाकर हम लोगों का वोट ले लेती है। जानती इनको जाना कहाँ है, इनका वोट तो कहीं जाना नहीं है। यही वजह है इनकी सोच के बिना पर ये हमको कम से कम सीट देते हैं और हमारी भागीदारी बहुत कम। और जब हमें जीतने के बाद हिस्सेदारी मिलना चाहिए तो हम ठगा हुआ महसूस करते हैं। ये सही है? एकदम सही है, एकदम सही है, ठगा हुआ महसूस करते। सर आपका नाम क्या हुआ? जी, शमीम अदनान। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ जी, शुक्रिया आपका। सर अभी लोकसभा का चुनाव है, ये पाटलिपुत्रा लोकसभा का फुलवारी शरीफ क्षेत्र है, तो आप तो वोट देने जाइएगा 1 जून को। जी जाएंगे। किस मुद्दे पर आप वोट देंगे? मेरा मुद्दा होगा
सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षा, सबसे पहले नंबर पर शिक्षा। आज शिक्षा नहीं है, इस वजह से ये सारे के सारी जितनी पार्टियां हैं वो अपना तांडव कर रही हैं, तांडव कर रही, नाटक नहीं तांडव कर रही हैं। शिक्षा नहीं होने की वजह से शिक्षा हो जाए, और इसीलिए इस देश में शिक्षा को महंगा किया गया है कि लोग शिक्षित न हों और हमारे पीछे आंख बंद करके मेरा तांडव देखते रहें, आंख बंद करके तांडव देखते रहें, नाटक नहीं। तो ये शिक्षा सबसे पहली बात होगी, उसके शिक्षा होगी तो सब कुछ हो जाएगा, विकास भी होगा, सब लोग खुशहाल भी रहेंगे और देश हमारा तरक्की करेगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट होगा मेरा। तो शिक्षा पर तो कोई ध्यान दे नहीं रहा है, तो अब करूं क्या? वोट तो देना है, तो वोट देंगे। अब देखिए किस पर देते हैं, किसको देते हैं। मुसलमानों में तालीमी पसमानदगी है। आज़ादी के पहले ये हाल नहीं था। बेशक नहीं। पिछले 73-74 साल में मुसलमान बहुत तालीम के मामले में पिछड़ गया। तो क्या ये हम सारी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल नेता को ही इसके लिए हम जिम्मेवार या दोषी मानेंगे, या कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी दोषी हैं इनके लिए? देखिए, जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो तो सरकार के ही नुमाइंदे हैं। अगर उन्होंने कुछ भी पॉलिसी बनाते हैं तो उस पॉलिसी पे अमल होना चाहिए। आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, कितने साल हो गए, क्या उस पर कुछ हुआ? किसी पार्टी ने भी कुछ कहा और ना कुछ कहेंगे, ये भी बात तय है। किसी भी कम्युनिटी का अगर हाल ख़राब होता है, जैसे हमारे भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, या फिर और जितने बैकवर्ड क्लासेस हैं, उन लोगों के लिए पॉलिसी बनाई जाती है, उन लोगों को आरक्षण दिया जाता है। ठीक उसी तरह से आरक्षण हम लोगों को ही मिलना चाहिए। आज हमारा हाल सबसे बुरा है हर लिहाज से, वो शिक्षा का मामला हो, आर्थिक मामला हो, यानी हर लिहाज से हम गए गुजरे हैं। हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं है। हम लोगों से सिर्फ सारी पार्टियां वोट चाहती हैं, लेकिन उसके बाद वो भूल जाते हैं कि मैंने किसी से वोट भी लिया। आज मीसा भारती को देख लीजिए आप, या राम कृपाल को देख लीजिए। यहाँ कोई भी इस इलाके में आता है? ना पिछले बार इलेक्शन में कोई आया, ना इस बार कोई आया। आज तक कोई शुनगुन नहीं, कोई नहीं देखने वाला है। हम लोग बस अपनी मेहनत पर अपना काम करते हैं और अपना चल पा रहा है। ये ऊपर वाले का रहम करम है कि हम लोग चल पा रहे हैं, नहीं तो हाल बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। ये इस लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बात हो या पूरे देश की बात हो, हालात अच्छे नहीं हैं। हम लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी को अपना नज़ीर क्यों नहीं मानकर काम करते हैं? क्रिश्चियन कम्युनिटी 2 निकाती प्रोग्राम चलाती है, एक एजुकेशन पर और एक हेल्थ पर। और पूरे भारत में आप देखिएगा तो क्रिश्चियन कम्युनिटी का स्कूल का स्टैंडर्ड बहुत ही हाई है, कॉलेज है उसका, मेडिकल कॉलेज है, और यानी कहने का मतलब है कि स्कूल और शिक्षा और स्वास्थ्य में वो बहुत आगे है। और हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे भी वहाँ एडमिशन के लिए या पढ़ने लिखने के लिए लालायित होते हैं, या बीमार पड़ते हैं तो उन्हीं के हॉस्पिटल में जाते हैं। मुसलमानों में ने एक भी ऐसा स्कूल पूरे बिहार में, हम भी चुके बिहार में है तो बिहार की ही बात करेंगे, एक भी ऐसा स्कूल या हॉस्पिटल नहीं खोला जिसमें अदर कम्युनिटी के बच्चे उसको नज़ीर मानकर उसमें एडमिशन के लिए लालायित होते कि वाकई ये स्कूल ऐसा है कि इसमें पढ़ने से हमारे बच्चे का प्रोग्रेस होगा। तो इसके लिए हर चीज़ के लिए क्या हम सरकार को इस जिम्मेदार मानेंगे? नहीं, सरकार जो पॉलिसी बनाती है किस लिए बनाती है, किसके लिए बनाती है? खुद के लिए तो बनाती नहीं है। हालांकि वो लोग अपना पॉकेट ही भरते हैं, पॉलिसी धरी की धरी रह जाती है, लेकिन पॉलिसी जो बनती है वो जो देश के नागरिक हैं उनके लिए बनती है। उसमें फिर हम लोगों के यहाँ कई धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य हमारा ये देश है। तो उसमें कौन पसमानदा है, कौन ठीक है, कौन नहीं है, किसको कितना देना, ये पॉलिसी तो ये तो सरकार का ही काम है, होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात, आपने क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात कही, सैल्यूट है उस कम्युनिटी को हमारा। हमारे यहाँ ये अब सुगबुगाहट शुरू हुई है। मेरे 3 बच्चे हैं, मैंने अपने बच्चों के एडमिशन के लिए बहुत सोचा कि कोई ऐसा स्कूल भी हो जो इस लेवल का हो जहाँ मैं उसको पढ़ा सकूँ, जहाँ उसकी शिक्षा बढ़िया हो सके, लेकिन कोई नहीं मिला। तो फाइनली हमको जाना पड़ा उसी तरफ जिस तरफ की आप बात कर रहे हैं।
लेकिन अब थोड़ी बहुत सुखबुकाहट शुरू हुई है, इक्का दुक्का शुरुआत हुई है। बिहार में शुरुआत नहीं हुई है, बंगाल में एक स्कूल खुलने जा रहा है और आगे देखिए, यानी कोशिश तो खुद करनी ही पड़ेगी। कोई भी आपको खाना मुंह में आके डालेगा नहीं, कोशिश तो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, आपने सरकार की पॉलिसी की बात किया, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी जो स्कूल खोलती है या हॉस्पिटल खोलती है कम्युनिटी, तो सरकार पे डिपेंड नहीं बेशक है, नहीं है। उनका अपना मिशनरी का वर्क है, बेशक उनका वो बड़ा- करते हैं। हम लोगों में यानी मुसलमानों में जी ऐसी सोच क्यों नहीं है कि हर 4 कदम पर, 4 कदम का कहने का मतलब है कि हर एक गली के बाद तीसरी चौथी गली में एक स्कूल हो, बेशक होना चाहिए। एक हॉस्पिटल हो, क्वालिटी स्कूल हो। जैसे बुनियादी तालीम तो सरकार देती है, हर जगह सरकारी स्कूल है। जी जी, आला तालीम के लिए तो हमको खुद पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। बेशक बेशक। जिस तरह से, एक और नहीं बोलना चाहिए उसको, अदरवाइज में भी लोग, जिस तरह से कुकरमुत्ता की तरह मदरसा खुल रहा है, जी जी उस मदरसा का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है, जी जी और उस मदरसा से बच्चे जो निकल रहे हैं, जी, उस मदरसा में मॉडर्न एजुकेशन से नहीं जोड़ा गया है, जिसकी वजह से वहाँ से निकलने के बाद भी वो बेकार ही रहते हैं। ये तो सरकार को चाहिए ना सर। कई ऐसे मदरसे हैं जो सरकारी हैं, ठीक है, तो उन सरकार के जो शिक्षा विभाग है उसको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं उनकी सैलरी दे रहा हूँ। नहीं, आप ये रजिस्टर्ड मदरसा की बात कर रहे हैं। जी 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 मैं कर रहा हूँ कि हज़ारों मदरसा ऐसा है जो अनरजिस्टर्ड है, जो मौलाना हजरात जो चलाते हैं इनको जी, चंदा से लेकर जी के, जी 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 तो वो जो उसमें उस मदरसा को जदीद तालीम से जोड़ना चाहिए। एकदम जोड़ना चाहिए, एकदम जोड़ना चाहिए, इसमें कहीं दोहराए नहीं है। शिक्षा सर्वोपरि है। शिक्षा होगी तो आपका देश, आपका समाज, आपका राज्य, आपका ज़िला सब उन्नति करेगा। मतलब ये आप मानते हैं कि जिस कम्युनिटी में मोहम्मद साहब ने कहा कि इल्म हासिल करो, इसके लिए तुमको चीन क्यों नहीं जाना पड़े, जिस धार्मिक ग्रंथ में पहला ही वर्ड हो इकरा पढ़ो, तो वहाँ तालीमी जो पसमानदगी है उस कम्युनिटी में, तो हमारे लिए अफसोस का ये मुकाम है। बेशक अल्लाह ताला ने कुरान में जो सबसे पहली आयत उतारी वो है इक़रा बिस्मि रब्बी, पढ़ो, और हम लोग इसी में सबसे पीछे हो गए। और आपने सही कहा कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि इसके लिए चीन भी जाना पड़े तो जाओ, शिक्षा चीन में हासिल करो। तो रिलीजियस आपको पढ़ाई होती नहीं थी, चीन में तो जदीद तालीम में उस ज़माने में बहुत आगे नहीं, था। चीन का मतलब ये था, चीन की दूरी से मामला था कि इतना दूर है वो, इस वजह से अगर वहाँ भी जाना हो तो जाओ, लेकिन शिक्षा हर हाल में हासिल करो। मैं भी आज अपने दोस्तों को, अपने कुछ और साथियों को जो पसमानदा हैं, मैं उनको कहता हूँ भाई 3 वक्त के बजाय 2 वक्त खाओ, लेकिन शिक्षा ज़रूर हासिल करो। शिक्षा हासिल करोगे तो तुम्हें फ़ायदा होगा, तुम्हारी कम्युनिटी को फ़ायदा होगा, तुम्हारे समाज को फ़ायदा होगा, तुम्हारे देश को फ़ायदा होगा, सबको फ़ायदा होगा। एक शिक्षित समाज, आप देख लीजिए केरल का, मैं अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ, केरल को देख लीजिए, पूरा शिक्षित है, कभी कोई वहाँ कोई लफड़ा किसी किस्म का नहीं होता है। लेकिन ये जो हिंदी क्षेत्र है, काऊ बेल्ट, हाँ काऊ बेल्ट जिसको आप कह लीजिए, आप बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ये सब में हमेशा दंगा फसाद, अनाप शनाप बात होती रहती है। नेता भी वैसी ही अनाप शनाप ऊट पटांग बात करते हैं जिनको कोई मतलब नहीं है। आज के डेट में आप सबका लेवल देख लीजिए, जो वो लोग अपना देते हैं इलेक्शन कमीशन को, हम कहाँ तक पढ़े हैं और कितना मेरे पास केस, उसमें देखिए सब 9वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास, यही है। अब ये लोग हम लोगों को लीड करेंगे, ये तो अफसोसनाक बात है। यानी ये सरकार को ये चाहिए, ये कानून बनना चाहिए कि भाई हमारा नेता कैसा हो तो कम से कम इतना पढ़ा लिखा हो, ऐसा कोई कानून होना ही चाहिए। नहीं तो एक 10वीं वाला, 9वीं वाला और जिसने कभी कोई पढ़ाई नहीं की, सिर्फ अंगूठा छाप है, वो हम लोगों को लीड करे, ये देश कभी तरक्की नहीं करेगा। जाहिल के हाथ में अगर आप कमान दे दीजिएगा तो कभी ये देश तरक्की नहीं करेगा। वो सब के सब चोर होते हैं, बेईमान होते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ अपना पॉकेट कैसे भरा जाए इसमें उनका दिमाग लगता है। एक शिक्षित इंसान ऐसा नहीं सोचेगा, वो सोचेगा कि हमने कैसे शिक्षा हासिल की, शिक्षा कितनी मेहनत वाली चीज़ है, तो हम भी सबको वैसा ही इंतज़ाम कराएं, लोगों के लिए किया जाए कुछ, जिससे हमारा समाज, हमारा देश शिक्षित हो। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुसैन अहमद हुआ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप थे मुस्लिम दानिश्वर लोग,
जिन्होंने बहुत बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम समाप्त करता हूँ। फिर किसी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय संविधान, जय भारत, आदाब।